नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है ग्लूइंग एंड आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स या फैब्रिक्स। इसका मतलब होता है कि हम वस्त्र को नील किस तरह से लगाते हैं, उसकी व्हाइटनिंग के लिए, उसे सफेदी लाने के लिए, और साथ ही साथ उसमें हम आयरन किस तरह से करते हैं। और ये लेक्चर जो है मेरा, ये बीएससी पार्ट 2 और बीए पार्ट 2 होम साइंस की छात्राओं के लिए उपयोगी है। और ये पेपर टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री साइंस एक चैप्टर से लिया गया है। जैसा कि हम इसके पहले के सारे वीडियो लेक्चर्स में देखें या सुने कि किस तरह से हम फैब्रिक्स की वॉशिंग करते हैं, उसकी धुलाई किस तरह से की जाती है। वो या तो हम इसे वेट क्लीनिंग करते हैं, गीली धुलाई, जिसमें हम साबुन और पानी का प्रयोग करते हैं, या तो फिर हम उसकी ड्राई क्लीनिंग करते हैं, शुष्क धुलाई, जिसमें हम साबुन और पानी की जगह पर ग्रीस सॉल्वेंट और ग्रीस एब्जॉर्बेंट्स का यूज करते हैं। वॉशिंग के बाद हम फैब्रिक्स को उनकी जरूरत के हिसाब से स्टीफनिंग देते हैं, कड़ापन देते हैं, और इसके लिए हम उसमें स्टार्च का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं, जैसे सफेद वस्त्र हो गए, सूती वस्त्र हो गए, जिनमें की सफेदी को बरकरार रखने के लिए हम उसमें नील लगाने की प्रक्रिया जो है वो करते हैं। वस्त्र जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, सफेद वस्त्र जो होते हैं लगातार कई दिनों के उपयोग से पीले पड़ने लगते हैं, तो उस पीलेपन को दूर करने के लिए हम उस पर ब्लीचिंग की क्रिया भी करते हैं जरूरत पड़ने पर, और फिर उसमें हम नील लगाते हैं, जिससे वस्त्र जो होता है वो सफेद ताजगी पूर्ण जो होता है वो दिखाई देता है। तो चलिए हम आज आगे देखते हैं कि ये प्रक्रिया जो है वो कैसे की जाती है, नील कहाँ से प्राप्त होता है, उसके क्या क्या सोर्स हैं, और नील कितने प्रकार के होते हैं, और उनके लगाने का क्या नियम होता है, या किस तरह से हम नील को फैब्रिक पर अप्लाई करते हैं। नील, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, सफेद सूती वस्त्र जो होते हैं वो प्रतिदिन इसको हम पहनते हैं, यूज करते हैं, और धुलने के बाद कुछ तो धूप के संपर्क में आकर, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आकर, और कुछ जो है सही तरीके से प्रॉपर यदि उसकी धुलाई ना हो, कुछ मात्रा में उसमें साबुन रह जाए, तो ऐसी स्थिति में कुछ दिनों के या कुछ महीनों बाद इसमें एक हल्का सा पीलापन जो है वो देखने को मिलता है। तो इस पीलेपन को दूर करने के लिए और कपड़ों में सफेदी और ताजगी लाने के लिए हम धोने के बाद नील उस पर लगाते हैं। विशेषकर नील का प्रयोग जो होता है, खासकर ये हम स्टार्च लगाने के साथ साथ ही करते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है सफेद जो सूती वस्त्र होते हैं उन पर हम उपयोग में लाते हैं। नील लगाने से वस्त्र जो होते हैं वो उज्जवल और आकर्षक लगते हैं। वस्त्रों में पीलापन कई कारणों से देखा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे अपूर्ण धुलाई है, या वस्त्र पर साबुन रह गया हो, या साथ ही सफेद वस्त्र को बार बार धोना पड़ता है, जिससे क्या होता है, क्षारीय जो साबुन होते हैं वो वस्त्र के रंग को खराब कर देते हैं। और ब्लीच का भी यदि हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो इससे भी वस्त्रों में एक पीलापन जो है वो देखा जाता है। तो इस पीलेपन को दूर करने के लिए हम वस्त्र पर नील लगाने की प्रक्रिया करते हैं। नील जो है वो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होता है, नेचुरल फॉर्म में भी हमें मिलता है प्रकृति से, और दूसरा इसे हम कृत्रिम तरीके से भी, आर्टिफिशियल फॉर्म में भी इसे हम तैयार करते हैं। प्रकृति से नील जो है वो नील के पौधे से प्राप्त होता है, और प्रकृति में ही जो खनिज पाए जाते हैं उनसे भी नील जो है वो तैयार किया जाता है। और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल जो ब्लू होते हैं, नील होते हैं, वो कोल तार से बनाए जाते हैं। नील प्राप्ति के साधन आप देखिए कहाँ से आपको नील प्राप्त होता है, इस स्लाइड में वो दिखाया गया है। जैसे नील दो जगह से हमको प्राप्त हो रहा है, एक तो प्राकृतिक रूप में और दूसरा कृत्रिम रूप में। प्राकृतिक रूप में ये हमको खनिज से और वनस्पति से, मतलब पेड़ पौधों से मिलता है, और कृत्रिम रूप में इसे हम कोल तार से बनाते हैं। नील पाउडर के फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, या तो फिर गोल और चौकोर आकृति के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भी ये पाया जाता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त नील जो होता है उसका रंग बैगनी, नीला या नीले हरे जैसा होता है। और धुलाई के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो नील होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, धुलाई के उद्देश्य के लिए, या हम
कपड़ों में लगाने के लिए जो नील हम उपयोग में लाते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक पानी में अघुलनशील जैसे अल्ट्रामेरिन व प्रशियन ब्लू होते हैं, और दूसरे होते हैं पानी में घुलनशील जैसे कोलतार, मिथाइल वायलेट या फिर मिथाइलिन ब्लू। ये जो होते हैं जो कि कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, ये पानी में घुलनशील कोलतार और पानी में अघुलनशील मतलब अल्ट्रामेरिन और प्रशियन ब्लू। तो इस तरह से हम ये दो मुख्य प्रकार के जो नील होते हैं जिनका उद्देश्य हम धुलाई क्रिया के बाद वस्त्रों में करते हैं, ये होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नील के प्रकार, नील कितने प्रकार के हैं। इन्हीं से और डिफरेंट प्रकार के जो है ब्लूज जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे एक है इंडिगो ब्लू। इंडिगो ब्लू जो होता है ये हमें वनस्पतिक नील है, ये हमें वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। इसमें नील के पौधे होते हैं जिसकी खेती की जाती है, और नील के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनसे हमें इंडिगो ब्लू जो होता है वो प्राप्त होता है। इसे हम रासायनिक रूप से या आर्टिफिशियल फॉर्म में इसको हम तैयार नहीं कर सकते, ये काफी महंगी होती है। और इसका रंग जो होता है वो हल्का सा डल ब्लू जो होता है, मंद हल्का नीले रंग का ये होता है, और इसकी चमक भी काफी कम होती है, ये उदासीन से दिखते हैं, और इसलिए इसका प्रयोग जो होता है वो हम अधिक नहीं करते। दूसरे प्रकार के जो नील होते हैं वो होते हैं अल्ट्रामेरिन ब्लू, और ये ब्लू जो होते हैं सामान्यतः घरों में उपयोग में लाई जाती है, और ये वस्त्रों के लिए काफी सुरक्षित होती है। ये नील खनिज पदार्थ से प्राप्त की जाती है। इस नील को सोडा ऐश, सोडियम सल्फेट, चारकोल, गंधक और क्ले मिट्टी की से इनकी सहायता से इन सबको आपस में मिलाकर इसे बनाया जाता है, और इन सब पदार्थों को गर्म करके पीसा जाता है। इससे जो नील तैयार होती है वो बैगनी नीले रंग की पाउडर के फॉर्म में ये तैयार होती है, और ये पानी में पूर्णतया घुलनशील नहीं होती। ठीक है, तो जब हम अल्ट्रामेरिन ब्लू का उपयोग फैब्रिक को ब्लूइंग की प्रोसेस के दौरान करते हैं तो इस समय ये बर्तन की जो तली होती, नीचे सतह होती, वहां पर जम जाती है। इसलिए हर बार प्रयोग करने से पहले घोल जो होता है नील का उसको अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए, अन्यथा जो वस्त्र होते हैं, फैब्रिक होते हैं जिसमें आप नील लगा रहे हैं उसमें नीले धब्बे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तीसरे प्रकार का जो ब्लू होता है नील वो है प्रशियन ब्लू। यह फेरोसाइनाइड होती है और इसकी खोज 18वीं शताब्दी में हुई। इसे आयरन सल्फेट में पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाकर तैयार किया जाता है। यह उपयोग में अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि जब हम वस्त्र पर इसको लगाते हैं और फिर जब हम वस्त्र पर आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हल्की सी नमी और गर्मी मिलने से इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण जंग के समान धब्बे जो है कई बार वस्त्र पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ जो है वो है एनिलीन ब्लू। ये कोलतार डाई से तैयार की जाती है। ये बैगनी और नीले शेड्स में होते हैं, बैगनी रंग में और हल्के नीले रंग के शेड्स में ये होते हैं, और ये दो प्रकार की होती है, या इसकी जो गुण होते हैं, हम कह सकते हैं इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो दो तरह की होती है। एक तो ये एसिडिक मीडियम में उत्तम परिणाम देती है, और दूसरी जो होती है वो अल्कलाइन मीडियम में उत्तम परिणाम देती है। मतलब ये दो प्रकार की होती है, एक अम्लीय माध्यम में उपयोग में ला सकते हैं और दूसरा जो है वो क्षारीय माध्यम में उपयोग में लाई जा सकती है। यह नील जल्दी घुल जाती है, इसलिए धुलाई के लिए उत्तम होती है। और यदि कभी नील की मात्रा वस्त्र पर, कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा हो जाती है ना, नील कई बार ज्यादा लग जाता है, ज्यादा नीला दिखने लगता है फैब्रिक, तो ऐसी स्थिति में सादे पानी में खंगालने से ये निकल जाती है, या तो फिर हल्का सा सिरका या विनेगार भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ये नील जो होती है वो एक्स्ट्रा जो नील होती है वो निकल जाती है। और इस नील का प्रयोग जो है एनिलीन ब्लू जो होते हैं इसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ पे कुछ नील के एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे नील दिखाए गए, अलग अलग प्रकार के नील। एनिलीन ब्लू का कलर आप देखते तो उसे डल टाइप की है, मंद है। रशियन ब्लू, अल्ट्रामेरिन ब्लू और इंडिगो ब्लू, ये 4 प्रकार के ब्लू होते हैं जो देखने में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि नील लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, या नील को हम फैब्रिक पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वस्त्र पर से जब साबुन पूरी तरह से निकल जाए तभी उस पर नील लगाया जाना चाहिए। हाँ, और इसके लिए हम एक बर्तन में वस्त्र के अनुरूप पानी लेते हैं, मतलब जितना
हम फैब्रिक है जितना हमें हमारा जिसको हमें नील लगाना है तो उसके अनुसार पानी इतना ले कि वो वस्त्र जो है उस पानी में डूब जाए। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम जब पानी ले लिया हमने, अब उसमें हम क्या करते हैं, जो नील हम यूज कर रहे हैं यदि पाउडर फॉर्म में है तो उसकी हम एक मलमल के साफ सफेद कपड़े में उसकी एक पोटली बना लेते हैं और इस पोटली को हम पानी जो हमने लिया है घोल बनाने के लिए उसमें डालकर घुमाते हैं, अच्छी तरह से घुमाते हैं ताकि नील जो है पूरे पानी में, पूरे सॉल्यूशन में एक सा रंग उसका आ जाए। ठीक है ना, और यदि नील रासायनिक व पाउडर फॉर्म में है तो उसे हम थोड़े से पानी में घोलकर फिर पानी में मिलाते हैं, और यदि लिक्विड है तो उसे हम डायरेक्ट पानी में उसके ड्रॉप्स डाल के उसको हम मिला लेते हैं। जब हम अपनी आवश्यकता अनुसार नील का घोल तैयार कर लेते हैं तो वस्त्र को अच्छे से पूरी तरह से खोलकर इसमें डाला जाता है और लगातार हिलाया जाता है। हिलाते इसलिए हैं हम ताकि वस्त्र पर, फैब्रिक पर सब तरफ एक समान नील जो है वो चढ़े। यदि हम डालकर छोड़ देंगे फैब्रिक को तो कहीं पर नील अधिक चढ़ेगी, कहीं पर नील कम चढ़ेगी और इस तरह से वस्त्र पर बहुत से धब्बे दिखाई देंगे। तो इसलिए हम वस्त्र को डालकर अच्छी तरह से उसको हिलाते हैं, और कई बार नील की मात्रा अधिक हो जाती, जैसे मैं पिछली बार स्लाइड में अभी बताया आपको कि कई बार नील की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम या तो सादे पानी से उसको खंगाल लेते हैं या तो फिर हम एसिटिक एसिड से, जिसे हम सिरका भी कहते हैं, उससे क्रिया कराकर हम नील की अतिरिक्त जो मात्रा होती है उसको हटा सकते हैं। अब नील लगाने की प्रक्रिया भी हमने देखी, इसके बाद हम देखते हैं इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, क्या सावधानियां होती हैं नील लगाते समय, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वस्त्र धोने के बाद 3-4 बार पानी में जब आप अच्छी तरह से खंगाल लें, मतलब जब आप ये आश्वस्त हो जाएं कि वस्त्र में अब बिल्कुल भी साबुन की मात्रा नहीं है, और जब पूरी तरह से साबुन की मात्रा निकल जाए तभी उस पर नील को लगाना चाहिए, नील अप्लाई करना चाहिए। नील के घोल के लिए पानी इतनी मात्रा में ले कि वस्त्र उसमें पूरी तरह से डूब जाए। महीन सफेद वस्त्र में पोटली बनाकर ही हम नील का पाउडर जो है उसको डालकर नील का घोल बनाते हैं, इससे घोल जो होता है एक सा बनता है। और यदि रासायनिक नील है तो इसमें हम अलग से हथेली पर लेकर हम इसको पानी में मिलाकर इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। नील के घोल की रंग की जांच कर लें, इसका मतलब है कि आप घोल का रंग देख लें कि वो कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, या आपको आपने अपने फैब्रिक के लिए कैसा सॉल्यूशन चाहिए, उस हिसाब से आप उस नील के घोल की जांच और परख कर लें। वस्त्र जो है नील के घोल में डालने से पहले घोल को अच्छी तरह से हिला लें, है ना। तो क्योंकि कई बार जो अघुलनशील जो नील होती है वो सतह पर नीचे की तरफ जमी रह जाती है, इसलिए आप पहले घोल को अच्छी तरह से हिला लीजिए और उसके बाद ही उसमें फैब्रिक को डालिए और वस्त्र को नील के घोल में डालकर हिलाइए ताकि सब तरफ एक सा रंग या एक सा नील जो है वो आ जाए। तो इस तरह से हम नील लगाने की प्रक्रिया जो है वो फैब्रिक पर करते हैं। अब हम देखते हैं कि वस्त्रों पर आयरन करना क्यों जरूरी है। नील और आयरन जो हम आज ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एक तरह से फैब्रिक की फिनिशिंग के लिए भी यूज किया जाता है। यदि आप सीधे कपड़े को धोकर पहन लेते हैं तो वो देखने में उतने आकर्षक नहीं लगेंगे और आपके ऊपर बिल्कुल अनटाइडी लगेंगे, है ना। तो आप क्या करते हैं, हम धुलाई के बाद उसमें हम स्टार्च लगाते हैं, हल्की सी स्टिफनिंग के लिए जरूरत होती तो उसको हम नील लगाते हैं उसमें, और फिर उसको हम आयरन करते हैं। और उसके बाद जब वो कपड़ा पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, तैयार हो जाता है, तब उसको हम पहनते हैं। तो वस्त्रों में नील देना, उसको स्टार्च करना, वस्त्रों को आयरन करना, ये सारी एक परिसज्जा के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया होती है। तो वस्त्रों पर आयरन करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जब हम वस्त्र को धोते हैं तो वो सूखने पर हल्का सा खुरदुरा लगता है या उसमें खूब सारी सिकुड़न आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं और उसमें खूब सारी उसकी सतह पर जो है वो क्रश दिखाई देते हैं, सिलवटें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है ना। तो कुछ वस्त्र ऐसे भी होते हैं जो मैले तो नहीं होते लेकिन फिर भी सिलवटों के कारण ये पहनने योग्य नहीं होते, है ना। जैसे हम गए, कॉलेज गए, हम स्कूल गए, वहां से आए, हमने अपने यूनिफॉर्म को देखा तो उसमें हल्की सी सिलवटें पड़ जाती, क्रश पड़ जाती है, हालांकि वो इतनी गंदी नहीं होती, है ना। तो अगर वस्त्र गंदे नहीं है उसको हम 1-2 बार और पहन सकते हैं, तब भी हमें उसको आयरन करने की जरूरत पड़ती है। और यदि हम फैब्रिक को धोते हैं, वॉश करते हैं, तो उसके बाद भी हमें वस्त्र को आयरन करने की जरूरत जो होती है वो पड़ती है ताकि उसमें से सिलवटें जो है वो पूरी तरह से हट जाएं। तो अतः ऐसे वस्त्र जो होते हैं
पर आयरन करके हम उनका मूल रूप और उनका आकर्षण जो है वो फिर से पुनः प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसमें सिलवटें पड़ गई हैं या जो देखने में अच्छी नहीं लग रही, धुलने के बाद जो उसकी सतह जो है वो थोड़ी सी रिंकल्स वाली दिख रही है, क्रश दिख रही है, तो ऐसे फैब्रिक्स को हम आयरन करते हैं, जिससे ये अपने आकर्षण को, आकर्षक अपना जो उसका रूप होता है उसको, मूल रूप को ये वापस प्राप्त करते हैं। तो आयरन करने में 3 प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ध्यान देने की जरूरत होती है। एक तो ताप पर, मतलब कितना गर्म आयरन हमें करना है, तो वो हम इसलिए भी देखते हैं क्योंकि कौन सा फैब्रिक हम आयरन कर रहे हैं, कॉटन कर रहे हैं, सिल्क कर रहे हैं, वूल कर रहे हैं, कौन से फैब्रिक पर हम आयरन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, ताप पर ध्यान देना होता है। दूसरा होता है दबाव पर, प्रेशर, मतलब कितने प्रेशर देके हम आयरन करें, किस तरह का दबाव, सूती वस्त्र यदि है तो आपको दबाव ज्यादा देके आयरन करना पड़ेगा। उसी तरह से नमी पर, मॉइस्चर पर भी, क्योंकि जो कॉटन कपड़े पूरी तरह यदि सूख गए तो उसमें हम हल्का सा पानी का छींटा लगा करते हैं, सिल्क होते उस पे भी हम पानी का, या तो हम सिल्क को थोड़ा सा गीले में ही आयरन कर लेते हैं, जब वो पूरी तरह ना सूखे, हल्की सी उसमें नमी रह जाए तभी हम उसे आयरन करते हैं, या तो फिर जब हम उसको आयरन करते हैं तो हल्का सा उसके ऊपर एक गीला कपड़ा फेर कर फिर उस पर आयरन करते हैं। तो इस तरह से आयरन करने में 3 प्रकार का जो बातें होती हैं जिन पर हमको नियंत्रण करना होता है, ध्यान रखना होता है, वो होती है ताप, दबाव और नमी। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के लिए ताप, दबाव व नमी की आवश्यकताओं में अंतर होता है ना? तो सूती वस्त्रों को इन तीनों की अधिक जरूरत होती है। सूती वस्त्र पे हम ताप भी अधिक रख सकते हैं, टेम्परेचर ज्यादा रख सकते हैं, साथ ही साथ हम उस पर दबाव भी देते हैं और उस पर हम नमी देकर भी उसको आयरन करते हैं, उसको हल्का सा गीला करके पानी छिड़क कर हम उसको आयरन करते हैं। इससे वस्त्र में चमक आती है और उसकी सतह जो होती है चिकनी हो जाती है। उसी तरह से अब ऊनी वस्त्र यदि है तो ऊनी तंतुओं में वैसे कुछ नमी जो है हमेशा पाई जाती है, परंतु आयरन करते समय हमें उस पर स्टीम आयरन का यूज करना चाहिए। और यदि स्टीम आयरन नहीं है तो वूलन फैब्रिक्स जो होते हैं उनको हम उल्टी तरफ से हल्का सा उस पर गीला कपड़ा फेर कर फिर उस पर हम आयरन करते हैं। ठीक है ना, उल्टी तरफ से आप हमेशा वूलन फैब्रिक को आयरन करना चाहिए, क्योंकि सीधी तरफ से यदि हम करेंगे तो उसका जो फरी टेक्सचर होता है, उसकी जो सरफेस होती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। अब रेशमी वस्त्र जो है, तो रेशमी वस्त्रों के लिए अधिक नमी नहीं चाहिए, उस पर भी हम पानी के छींटे नहीं दे सकते क्योंकि रेशमी वस्त्रों पर बहुत जल्दी धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसलिए या सामान्य ताप होना चाहिए, उसके टेम्परेचर भी हम बहुत कम यूज करते हैं और दबाव भी हमें उस पर कम देना होता है। और सिल्क फैब्रिक पर जैसे मैंने पहले बताया कि हल्का सा गीला कपड़ा जो है उसकी सतह पर हम फेरते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर थोड़ी सी आ जाए और उसके बाद हम उसको हल्के दबाव के साथ, कम टेम्परेचर के साथ उसको हम आयरन करते हैं, क्योंकि इसमें हम छींटे नहीं दे सकते, पानी के धब्बे आ जाते हैं। इसके अलावा जो रेयॉन फैब्रिक होता है उसमें काफी कुछ रेशम के समान गुण होते हैं, तो वो आयरन में भी उसी की तरह उसके गुण होते हैं। रेशम को भी जैसे हम आयरन करते हैं, ठीक उसी तरह से हम रेयॉन के जो फैब्रिक्स होते हैं उनको प्रेस करते हैं या आयरन करते हैं। और नायलॉन और पॉलिएस्टर फाइबर, जैसा कि आप जानते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक फाइबर होते हैं, तो ऐसे फाइबर्स को आयरन की जरूरत नहीं होती क्योंकि इन पे रिंकल्स या सिलवटें जो है वो नहीं पड़ती। अब वस्त्रों पर आयरन करने के भी कुछ नियम होते हैं। हर चीज को जो हम करते हैं, चाहे आप उस पर स्टार्च लगाइए फैब्रिक पर या उसको नील दीजिए या उसको ब्लीच करिए, हर किसी को करने के लिए कुछ ना कुछ सामान्य जो नियम होते हैं, कुछ हम कह सकते हैं कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखकर उस काम को करना होता है। जैसे सूती वस्त्र पर गर्म आयरन किया जा सकता है और कोशिश ये करिए कि आयरन जो होती है वो हमेशा दाईं से बाईं ओर करें। ये आप करके देखिएगा, दाहिने से बाईं यदि आप मूवमेंट करते हैं तो इससे आपको अपने हाथ को चलाने में इजी होती, बल्कि उल्टा यदि आप बाएं से दाएं करेंगे तो ये उल्टा होगा, है ना। तो इसलिए आयरन हमेशा हम दाएं से बाएं तरफ करते हैं। ऊनी वस्त्रों को जैसे मैंने बताया, आप उल्टी तरफ से पतला गीला कपड़ा उस पर फिराकर आयरन करिए, सीधी तरफ से करने से उसकी सतह को नुकसान पहुंचता है। मानवकृत वस्त्रों को हम कम आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जरूरत होने पर इसमें हम आयरन करते हैं, लेकिन इन पे आयरन की जरूरत, जैसे सिल्क है, मानवकृत कौन सा फाइबर हो गया? रेयॉन हो गया, मैन मेड फाइबर, है ना। तो ये सिल्क की समान इसकी विशेषताएं होती है। सिल्क को भी कम ताप की आवश्यकता होती, कम हल्के दबाव के साथ आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही मानवकृत जो रेशे होते हैं या उनसे जो बने वस्त्र होते हैं उनको भी आयरन की कम आवश्यकता होती है, साथ ही साथ कम दबाव और कम ताप इसको चाहिए होता है।
जब भी हम आयरन करें तो आस्तीनों को, मतलब जो आपकी ड्रेस है जो परिधान है उसकी जो स्लीव्स है या उसमें कोई फ्रिल्स वगैरह लगे हैं, झालर लगी है, तो उनको पहले आयरन करना चाहिए और उसके बाद फिर अन्य भागों को आयरन करना चाहिए। जहां तक संभव हो वस्त्र के सिंगल लेयर पर आयरन करना चाहिए। ये नहीं कि पूरी शर्ट यदि आप आयरन कर रहे हैं तो पूरी शर्ट एक के ऊपर एक फोल्ड करके रख दी उसके बाद आयरन किया, ऐसा नहीं, एक एक सिंगल फोल्ड उसका लेके फिर उसको आयरन करना चाहिए। और यदि कोई स्क्वायर कपड़ा है, चौकोर कपड़ा, जैसे आपका टेबल क्लॉथ वगैरह है जिसको आप यूज करते हैं टेबल पर बिछाने के लिए, उसको जब आप आयरन करते हैं तो हमेशा किसी उसके कॉर्नर्स को पहले करिए, क्योंकि इससे क्या शेप उसका जो है वो मेंटेन रहता है। बीच में यदि आप पहले आयरन कर देंगे तो वो शेप में आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए हमेशा कॉर्नर्स को जो है पहले, जो स्क्वायर जो फैब्रिक है आपके, स्क्वायर जो चौकोर आकार के कपड़े हैं उनके कॉर्नर्स को पहले प्रेस करिए और फिर बाकी के अन्य भाग को बाद में पेश करिए। इससे क्या होगा, उसका शेप जो है वो या उसका आकार जो है वो सही बना रहेगा। वस्त्रों पर आयरन की प्रक्रिया एक प्रकार की परिसज्जा के अंतर्गत आती है। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक तरह की सारी चीजें फिनिशिंग में आती है, चाहे वो स्टार्च लगाना हो, ब्लू लगाना हो, ब्लीचिंग करना हो, ये एक तरह से हम फैब्रिक को फिनिश करते हैं, उसको परिसज्जित करते हैं। तो आयरन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे विद्युत से चलने वाली जो बिजली से चलती है, और दूसरी जो होती है अविद्युतीय, मतलब जिससे हम बिजली का उपयोग नहीं करते। तो आयरन दो प्रकार की है, अविद्युतीय यानी बिना बिजली के, और विद्युतीय माने बिजली से चलने वाली, करंट से चलने वाली। जो अविद्युतीय प्रेस है जिसको हम प्राचीन समय में देखते थे और अभी भी हम जो धोबी वगैरह देखते हैं, लॉन्ड्री शॉप में आप जाएंगे तो जहां पे भी आप अपने कपड़े आयरन करने देते होंगे, कॉलोनी में जहां पे भी आप रहते हैं, तो वहां धोबी जो है इस तरह की प्रेस, कोयले की जो प्रेस थी उसका उपयोग करता है। तो कोयले की प्रेस, छोटी प्रेस, चपटी प्रेस, बॉक्स प्रेस और पॉलिश प्रेस, इस तरह की प्रेस जो होती हैं ये सारी जो होती है नॉन इलेक्ट्रिकल होती है, मतलब बिना बिजली के चलने वाली होती हैं। और दूसरी जो होती है जो कि बिजली से चलती है, इसमें प्लेन जो प्रेस आती है वो हम उसकी आजकल जो आ गई ऑटोमेटिक प्रेस आ गई है, जिसमें आप टेम्परेचर को सेट कर देते हैं फैब्रिक के हिसाब से। इसके अलावा एक वायरलेस होती है, तार रहित प्रेस होती है, और दूसरी होती है स्टीम आयरन, जिसमें कि आप सामने पानी डालते हैं और उससे भाप निकलती है, तो अलग से आपको पानी छिड़कने की या पानी के लेयर लगाने की या कपड़े से पानी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्टीम आप निकलती है सामने से और आप उसके साथ साथ आयरन करते जाते हैं। तो इस तरह से फैब्रिक पर आयरन करने की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। आयरन करने के लिए आयरन के साथ साथ आपको आयरन टेबल की जरूरत होती है, और ये एक विशेष प्रकार की टेबल होती है, वुडन की बनी होती है, और इस पर एक पैड लगा होता है मोटा सा। अब आपको आयरन करना होता है तब आप इसके ऊपर एक सफेद पतला चादर बिछा लेते हैं और इस पर फिर अपने फैब्रिक को रखकर आयरन करते हैं। और अलग अलग आकार व शैली की ये टेबल्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये फोल्ड भी किए जा सकते हैं, इसलिए आसानी से इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी कर सकते हैं या ले जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ स्लाइड में कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं आयरनिंग टेबल के, किस टाइप के टेबल हैं। साथ में जो आजकल एडवांस और जो आयरन निकली हुई है, स्टीम आयरन, जिसकी सहायता से हम फैब्रिक को करते हैं। ये आगे देखिए यहाँ पर भी जो आयरन का दिखाया गया है उसमें एलईडी टेम्परेचर डिस्प्ले रहता है। इसमें आपके सारे टेम्परेचर फैब्रिक के हिसाब से दिए होते हैं सेट करने के लिए, आप उसको सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इसकी सामने की जो डिस्क होती है वो 90 डिग्री पे रोटेट होती है। रोटेटिंग इसमें आयरन प्लेट लगी होती है, जिससे कि आपको फैब्रिक को आयरन करने में सुविधा होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फैब्रिक को आयरन करने की और ब्लू देने की, ये सारी जो होती है जितनी भी मेथड आप देखिए, इसके पहले की भी जो आपने वीडियो लेक्चर्स में देखे होंगे, जैसे मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि फैब्रिक की वॉशिंग के बाद हम उसको स्टार्च लगाते हैं, उसमें स्टेन यदि है तो उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, फिर ब्लू देना हो गया, नील लगाना जैसे आज हमने देखा, उसको आयरन करना, ये सब फैब्रिक की फिनिशिंग के अंतर्गत आती है। मतलब आप अपने परिधान को किस तरीके से पहनने योग्य वापस बनाते हैं, ये सारी चीजें जो होती है उसकी परिधान की परिसज्जा के अंतर्गत आती हैं। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी, ये जरूर मुझे YouTube के मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा, ताकि आपके हिसाब से फिर से आपकी जो जरूरत हो उसके अनुसार मैं आपको बता सकूं। जो आपको जानना हो आप मुझे मैसेज करके जान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।